तो फिर आनंद वाली बात नहीं है। तो स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं स्वतंत्रता के लिए। वो शुभकामनाएं कैसी होनी चाहिए, ये बोध यदि हमें होता है तो फिर आगे का मार्ग भी प्रशस्त होगा। शुभकामनाएं केवल जैसा हम शुभ मानते हैं वैसा हो जाए, तो ऐसा तो बहुत कुछ हो भी रहा है, परंतु फिर भी जैसी स्थिति में राष्ट्र को होना चाहिए, के पश्चात बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं। और उन समस्याओं से जूझते हुए जो भारत देश का विकास है, उसमें बहुत अधिक बड़ी अड़चन आ रही है, समस्या आ रही है। और वो सारी समस्याएं कहीं ना कहीं हम नागरिकों को भी भय प्रदान करती हैं। जितना निर्भय होकर देश में प्रत्येक व्यक्ति को रहना चाहिए, उतनी निर्भयता पूर्वक हम लोग नहीं रह पाते हैं। जितने प्रसन्नता पूर्वक और जितने शुद्ध भाव से हमको भारत में रहकर अपनी उन्नति करनी चाहिए, आत्मिक उन्नति करनी चाहिए, वो भी कर नहीं पा रहे हैं। तो आखिर उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसी कमी है, जिस कमी को हमें समझना है। और यदि हम उस कमी को समझेंगे और हमारी वो कामनाएं उस प्रकार की शुभ हो जाएंगी, और सबको भी ये समझ में आ जाएगा कि हमारी कैसी शुभ कामनाएं होनी चाहिए, होती, तो हम निश्चित रूप से कहीं और भी ऊंची स्थिति में होते। तो उसी विषय को लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं। कामना स्वतंत्रता की और पूरे देश के स्वतंत्रता की, ये होना, और एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कामना होना, दोनों में अंतर है। पूरे देश की स्वतंत्रता की जो कामना है, वहां पर एक दूसरे के अधीन रहने की बात स्वीकार होगी। एक दूसरे के साथ में मिलकर चलने की बात स्वीकार होगी। और केवल अपनी स्वतंत्रता का विचार यदि हम करते हैं, तो वहां पर फिर देश की स्वतंत्रता का विचार नहीं रह पाता। और वहां वहां हमारी कामना, व्यक्तिगत कामना सबसे अधिक बड़ी हो जाती है। मेरी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। स्वतंत्रता का गलत अर्थ इस प्रकार से लोग समझते हैं, जबकि स्वतंत्रता की शुभकामना का अभिप्राय सामूहिक है।
ना कि व्यक्तिगत। हम अपनी स्वतंत्रता का जब अर्थ रखते हैं और वो भाव रहता है, तो हम जब कहीं बाहर निकलते हैं और हमारी स्वतंत्रता में अर्थात निर्बाधता में कोई बाधा आती है, तो हम वहीं पर आग बबूला हो जाते हैं। हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उससे क्या दूसरे को ही दुख होता है? दूसरे को तो होता ही है दुख, लेकिन फिर शासन व्यवस्था हमें भी पकड़ लेती है और हमें भी चक्कर लगाने पड़ते हैं पुलिस थाने के, और कोर्ट के चक्कर लग जाते हैं, उसके बाद में सजा भी मिल सकती है। तो क्या हुआ? अभिप्राय अभिप्राय ये है कि स्वतंत्रता वास्तव में समझने योग्य विषय है। स्वतंत्रता का अभिप्राय ये नहीं है कि हमारी व्यक्तिगत केवल वो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अभिप्राय सामूहिक रूप से एक दूसरे के हित का ध्यान रखते हुए, एक दूसरे से प्रेम भाव से वर्तते हुए, और सबकी उन्नति, और उसमें हमारी उन्नति भी होगी। तो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना और उसके लिए प्रयास करना, यह है स्वतंत्रता का सही अभिप्राय। तो सामाजिक जितने भी नियम हैं, उन नियमों में परतंत्र रहना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अभिप्राय, वहां परतंत्र शब्द प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसका मतलब वो परतंत्रता नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता ही वही है। इस बात को हमें समझना है। जब तक ये बात हमारे देशवासियों को समझ में नहीं आती है, तब तक हम लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते रहेंगे, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ते रहेंगे, अपने स्वार्थ को राष्ट्र के, देश के स्वार्थ से ऊपर रखते रहेंगे। और ये वास्तव में एक बहुत गहरा रोग है हमारे देश का, जो आज से नहीं है, सैकड़ों हजारों वर्षों से हमारे देश के लोगों को लगा हुआ है, जिसके कारण से हम गुलाम भी हुए। एक किसी ने कहानी सुनाई, उसने बताया कि मैं जापान में रहता हूं, जापानी लोगों से अच्छा व्यवहार है, मुझसे बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी मुझे घर पे चाय के लिए नहीं बुलाते, या कभी ऐसा व्यवहार नहीं रखते। तो एक बार मैंने पूछ लिया, तो वो जापानी व्यक्ति ने पहले तो बताया नहीं, फिर बाद में आग्रह करने पे बताया कि जो भारतीयों में ये समस्या, एक रोग ऐसा है कि अगर हम उनके संगत में रहेंगे तो हम में भी आने की संभावना है, इसलिए हम दूर रहते हैं। अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। वो रोग क्या है? तो उन्होंने उसको इस रूप में रखा कि आपका जो देश गुलाम हुआ, तो जब अंग्रेज आए तो कितनी संख्या में थे? तो बताया कि भाई 10,000 के आसपास। और आप लोगों की संख्या देश में कितनी थी? तो उस समय लगभग 35 करोड़ के आसपास।
तो 10,000 लोगों ने 35 करोड़ लोगों को कैसे गुलाम बना लिया? जो हमारे ही लोग उनके सहयोगी बन गए। जलियांवाला बाग में गोली किसने चलाई? ट्रिगर दबाने वाले कौन थे? उत्तर मिला, भारतीय थे। भारतीयों ने भारतीयों को मारा, आदेश भले ही अंग्रेज का था। तो ये जो निष्ठा है, ये निष्ठा आप लोगों की भारत के प्रति नहीं है, आपकी निष्ठा किसी के भी प्रति हो जाती। और कुछ मुट्ठी भर जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया, उनके साथ भी गद्दारी करने वाले कौन थे? भारतीय थे। फिर प्रश्न उठाया, मुगल कितनी संख्या में आए थे? वो भी हजारों की संख्या में आए थे। आप कितने थे? आप करोड़ों में थे। फिर उन्होंने कैसे यहां पर लूटपाट कर ली? तो ये जो रोग है, ये रोग है क्या? ये रोग है अपनी स्वतंत्रता को, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देश से अधिक समझना। सामूहिक जो आवश्यकता है, उससे अधिक व्यक्तिगत आवश्यकता को बल देना। भ्रष्टाचार क्यों है भारत में? इसी कारण से है। अगर देश को अधिक महत्व दे व्यक्ति, तो भ्रष्टाचार कभी हो ही नहीं सकता। और छोटे छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार है, बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर पे। सबसे बड़े स्तर पर मान लीजिए प्रधानमंत्री जो है वो निष्ठावान है, या मुख्यमंत्री कुछ निष्ठावान है, लेकिन जितने नीचे के हैं वे सुधरने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ये चीज जिस स्तर पे सिखाई जानी चाहिए वो स्तर ही बिगड़ा हुआ है, उसके सुधार का प्रयास नहीं है वास्तव में। अभी ये जो हमने देखा, सीजेपी प्रोटेस्ट वगैरह के विषय में भयंकर गालियां दी गई, ये जो भयंकर स्थिति आजकल के युवाओं की देखने को मिली, कि कोई शर्म ही नहीं है आंख की जिसे बोलते हैं, वो शेष ही नहीं रह गई, बाकी ही नहीं रह गई। क्या स्थिति है? क्या शिक्षक सिखा रहे हैं? जब शिक्षकों का ही स्तर नहीं है तो विद्यार्थियों का ही क्या स्तर होगा? तो इसलिए आधारभूत ढंग से राष्ट्र भक्ति सिखाने के लिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की बहुत अधिक आवश्यकता है। और आरंभ कहां से होना चाहिए? आरंभ यहां से हो सकता है कि पहले शिक्षकों की जो भर्ती होती है, उनके ऊपर कम से कम नियम लगना चाहिए कि 3 वर्ष तक जो गुरुकुल में तप तपे हुए हों, केवल उनको शिक्षक बनाया जाएगा। आरंभ तो कम से कम यहां से कर ही सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है, फिर भी उसकी अपेक्षा शिक्षकों की संख्या कम है। लेकिन अगर नई भर्ती में कुछ नियम इस प्रकार का लगाया जाए कि भाई 3 वर्ष तक गुरुकुल, आर्ष गुरुकुल में जाके तप तपना है, वहां आर्ष शिक्षा लेनी है, तो उससे क्या है, गुरुकुलों को महत्व मिलेगा,
उनका भी विकास होगा, वहां जितनी सुविधा होनी चाहिए वो मिलेगी, सरकार करेगी उसको, और वहां पर जो शिक्षक हैं वो तैयार होंगे, और जो वहां तैयार होंगे तो उनको, उन्होंने जो अनुभव किया होगा 3 वर्ष में वो लागू करेंगे। ऐसे ही माता पिता, वो वहां पर किस प्रकार से अध्यापक तब कर रहे हैं उसको विजिट करें, जाएं, देखें, जिससे माता पिता को अंदाज हो कि भाई किस प्रकार का निर्माण होना चाहिए। तो कामना क्या हो हमारी, ये कामना, शुभ कामना ऐसी होनी आवश्यक है कि जो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने वाली हो, सामाजिक सर्वहितकारी नियमों को पालन करने में स्वतंत्र रहने की कामना हो, उसको स्वीकार करें, एक दूसरे के अस्तित्व को, सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए सबकी उन्नति, जो अपने देश की उन्नति है उसमें प्रसन्न रहें, देश पर कोई धब्बा न लग जाए, मैं कारण ना बन जाऊं, कोई कमी ना रह जाए, ये शुभकामना हमारी होनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति जो है केवल खेलों में मेडल लाने से कोई राष्ट्रभक्ति मात्र नहीं है, वो अच्छा है, होना चाहिए। हमारे देश का जो युवा है वो केंद्रित हो रहा है, अच्छी बात है, एक प्रसन्नता का विषय है। परंतु मुख्य बात क्या है कि जो देश का नागरिक है उसके अंदर से ये रोग समाप्त होना चाहिए, जिस रोग की जापान वाले व्यक्ति ने चर्चा की और जिसके कारण से उसने एक अछूत जैसा व्यवहार किया भारतीय व्यक्ति के साथ में। भाई देखिए, आपसे हम ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें निपुण है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो स्वार्थ वाली भावना है, ये हम अपने अंदर, हमारे अंदर ना आ जाए, इसलिए हम आपसे दूर हैं। और ये एक, जिसको कहते हैं ना कि ये अछूत होने योग्य बात भी है। अगर हम ऐसे हैं तो हमें अछूत की तरफ व्यवहार किया जाना चाहिए। नहीं तो हमें प्रेरणा कहां से मिलेगी कि हमें सही होना है। रोगी व्यक्ति को यदि सामान्य व्यक्ति के समान सारे अधिकार मिल जाएं, ईश्वर भी उसको अधिकार दे दे, तुम भी खूब अच्छे से जियो, तुम्हें कोई रोग नहीं होगा, और और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी, तो व्यक्ति रोग ही दूर करने के लिए क्यों प्रयास करेगा। अगर रोगी व्यक्ति भी सभी सुविधाएं और खूब आनंद उठाने लग पड़े, तो उसको रोग दूर करने की आवश्यकता ही क्या है। रोग दूर करने की आवश्यकता तो तब है ना जब रोग से कष्ट हो। तो ये चीज अनुभव करानी है अपने लोगों को, गुरुकुल क्रांति वालों को, हम सब लोगों को। हम लोगों को पहले तो स्वयं ये स्थिति बनानी है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र, देश को रखकर उसके लिए कार्य करें, और वो बिना गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के हो नहीं सकता। आप और हम देखें तो जितने भी देश आगे बढ़े हैं जिनमें राष्ट्रभक्ति ऊंचे स्तर पर है, उनकी अपनी शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने अपने ढंग से सिलेबस लगाया है, उनको जो आवश्यक लगा है। हमको भी उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो हमारा चरम उत्कर्ष रह चुका है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और वो उसी मार्ग से हो सकता है जिस मार्ग से हम पहले चरम उत्कर्ष पर थे। भारत में कोई कमी नहीं थी, भारत तो चक्रवर्ती सम्राट रहा है, भारत तो विश्वगुरु रहा है। और ये रोग जब से लगे हैं तब से यहाँ पर समस्या ही है। तो शुभ कामना यही होनी चाहिए हमारी
और ऐसी होनी चाहिए कि हम सब, पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से अधिक राष्ट्र के स्वार्थ को ऊपर रखेंगे। राष्ट्र को हम सबसे ऊपर रखेंगे। उसके लिए कुछ भी हो, उसमें कहीं हमारी कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे देश के सब लोग सुखी हों, हम उसके प्रति निष्ठावान होंगे। हम राष्ट्र की जितनी क्रियाएं हैं उनके प्रति निष्ठावान होंगे। जो कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, उसके प्रति निष्ठावान होंगे। हम वैसे तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, लेकिन जब भी सफाई की बात आती है तो हमारी देशभक्ति पता नहीं कहां चली जाती है। हम कूड़ा ना फेंकें, गंदा ना करें देश को, जैसे ये बात आती है हमारी राष्ट्रभक्ति पता नहीं कहां चली जाती है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातों के लिए बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की, पर हम छोटी छोटी बातों में भी राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित करें, ऐसी हमारी शुभ कामनाएं होनी चाहिए। अर्थात सूक्ष्मतम बातों के लिए भी हमारी राष्ट्रभक्ति उच्चतम स्तर पर रहे। एक छोटी से छोटी बात के लिए भी हमारी जो राष्ट्रभक्ति है वो उच्चतम स्तर पर रहे। उससे ही हमारा रोग समाप्त होने वाला है। और ये सिखाने के लिए निश्चित रूप से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही एकमात्र उपाय है। आजकल की व्यवस्था में ये संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, उसका आरंभ हो सकता है कि शिक्षकों को, जो आगे आने वाले शिक्षक हैं, पहले वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए शिविर लगाए जाएं, उनको फिर से इस प्रकार से ट्रेंड किया जाए, और जो आने वाले शिक्षक हैं उनको 3 वर्ष कम से कम गुरुकुल में तप तपने के लिए भेजा जाए। वहां वो सिद्धांत का भी ज्ञान करें, वेदों का भी ज्ञान प्राप्त करें यथासंभव जितना हो सकता है, और राष्ट्रभक्ति आदि ये सब भी सीखें, और किस प्रकार से भारत का निर्माण करना है ये सीखें। तो इससे जो है एक भविष्य तैयार होगा भारत का, और जो नई पीढ़ी है उसको जो शिक्षक लोग हैं वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए तैयार कर पाएंगे। अभी तो किसी तरह से हम जो है, कहां पर हम जगह बना ले, किसी तरह से विद्यालय में चले जाएं और फिर वहां पर उनको बता दें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के विषय में। ऐसे थोड़ी काम होता है। काम तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। नेताओं को भी इस विषय में सोचना पड़ेगा कि ये स्थिति कब तक रहेगी हमारे देश की, जहां जहां देखो वहां गद्दार निकल आ रहा है, जहां देखो वहां पर व्यक्ति स्वार्थ के लिए राष्ट्र को धोखा देने के लिए तैयार हो जा रहा है। चाहे छोटे से छोटा काम हो, वहां पर व्यक्ति तैयार हो जा रहा है। उसकी अपने कार्य के प्रति निष्ठा नहीं है, व्यक्ति अपनी निष्ठा से अपना कार्य नहीं कर रहा। एक सफाई कर्मचारी भी, वो क्या है कि ठीक है कार्य है, ठीक है 2 दिन बाद कर लें तब भी इतनी सफाई होनी है। शिक्षक है तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी परीक्षा बहुत दूर है। बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग तरह से व्यक्ति को निष्ठावान बनाने के लिए आवश्यक है, जो कि राष्ट्रभक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो हमारी एक दूसरे के प्रति शुभकामना ऐसी ही होनी चाहिए कि हम शुभकामना जब दें और उसको हम अभिव्यक्त भी करें कि हम और सारा राष्ट्र आपसे ये अपेक्षा रखता है। ये बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि शुभकामना ये है कि सारे राष्ट्र की आपसे ऐसी अपेक्षा है और मैं उस अपेक्षा को निभाने के लिए तैयार हूं। ऐसा हमें बताना पड़ेगा कि मैं तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाओ, और यही चीज आगे बढ़ती चली जाएगी।
और फिर राष्ट्र बलवान बन जाएगा। तो समय हो चुका है, आज इतना ही। हम में से कोई बात कहना चाहें तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। आदरणीय भाई आदित्य जी। ओम जी, मैं आज ही श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का एक वीडियो देख रहा था, जो कह रहे थे कि ये 15 अगस्त 1947 में तो स्वतंत्रता आज़ादी हमें मिली ही नहीं थी, क्योंकि उस समय जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसको तो गवर्नर जनरल बना दिया। तो और भाई राजीव दीक्षित भी कहते थे कि ये तो गोरे अंग्रेजों का काले अंग्रेजों के हाथों सत्ता हस्तांतरण था, एक ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के अंतर्गत। ये हमें कोई स्वतंत्रता नहीं मिली। और जब इस्लाम के आधार पर एक देश के टुकड़े कर दिए तो मुसलमानों को उनका जो उनका अलग से जगह दे दी गई, तो सबको वहां भेज देना चाहिए था। और उस समय 7 करोड़ में से 3 करोड़ को यहाँ रख लिया, जो आज 30 करोड़ के लगभग हो गए हैं। और उनकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां थी जो उन काले अंग्रेजों की, तो वो आज 30 करोड़ 35 करोड़ हो गए हैं। पहले 7-8% थे, या 25%, 20-25% के लगभग हो गए। और सरदर्द बने हुए फिर से वो पाकिस्तान मांग रहे हैं।